Hello everyone, how are you all? So today we are going to begin with a completely new topic that is cardiorespiratory adaptations. Cardiorespiratory adaptations हमारा anatomy and physiology का topic है और anatomy और physiology की बहुत ही ज़्यादा importance है examination point of view से ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो पूरी की पूरी यूनिट conceptual है फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसानी से टैकल कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी के अंदर दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, वन इज कार्डियो एंड द अदर इज रेस्पिरेटरी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का क्या मतलब होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट, राइट। रेस्पिरेटरी मीन्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस के अंदर जो है हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो कार्डियो सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लस रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस, रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अगर इस वाले सेशन में नहीं होता है तो नेक्स्ट के अंदर विल कवर इट। एडेप्टेशंस का मतलब ये हुआ यानी कि आपकी बॉडी जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या आप किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कैसे करती है, किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो ढल जाती है towards the demand of various activities। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, अभी हमने जान लिया है। वेस्कुलर का सिस्टम मतलब होता है यानी कि ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर? वी हैव आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, राइट। और हमारे ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? हमारे ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये हमारे मेजर मेन ब्लड वेसल्स हैं जो कि सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड की जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोल देते हैं या सिंपली वेस्कुलर सिस्टम भी बोल देते हैं। वेस्कुलर का मतलब अब आपको पता चल गया, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, बिकॉज इन ब्लड वेसल्स की मदद से ही पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसको हम कभी कभी सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक तरीके से उनको हम सिनोनिमसली यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर हमारा हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं, लेकिन जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट भी आता है, हमारे ब्लड वेसल्स भी आते हैं, लिम्स भी आते हैं, यानी कि सभी की सभी चीजें जो ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं वो सभी चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मोर स्पेसिफिक टू हार्ट, हार्ट के टूवर्ड्स ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एक हमारा हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं एंड कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होती हैं अभी देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए जो है हम शब्दों से फेमिलियर हो जाते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। ये हमारे मेजर मेन ब्लड वेसल्स है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो अब आगे चलेंगे, बात करेंगे हार्ट एंड वेसल्स। इसकी हार्ट और वेसल्स, देखिए हार्ट जो है ये एक मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड को बाहर बॉडी से, ब्लड को बॉडी के पास में जो है वो पंप करता है। यानी कि ये भी एक मसल है, जो हमारा हार्ट है ये भी एक मसल है और ये एक ऐसा मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पंप करता है, यानी कि ब्लड को जो है पूरे शरीर के पास में भेजता है, पंप करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अवे लिखा है यहाँ पर, तो अवे का मतलब क्या हो गया? यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट।
आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट काफी होता है, उस ब्लड को आर्टरीज कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट कहाँ पर लेकर जाएंगी? हार्ट से दूर तो हमारी बॉडी के पास ही लेकर जाएंगी। तो हमारी बॉडी जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है सफिशिएंट अमाउंट में, उसी को तो यूज करेगी ना। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है नहीं, उस ब्लड को थोड़ी ना यूज करेगी। फिर उसके बाद जो वेन्स है, दे रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये रिटर्न करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर? टू हार्ट। इतना आपको समझ में आया? फिर जो कैपिलरीज हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं फॉर एक्सचेंज, यानी कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में हमारी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ आर्टरीज और वेन्स का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है ब्लू कलर में, दिस इज सुपीरियर वेना कावा। क्या है ये? सुपीरियर वेना कावा। और एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जो सुपीरियर वेना कावा है और जो इंफीरियर वेना कावा है, ये क्या है? हमारी वेन्स। तो सुपीरियर वेना कावा हमारी ये एक वेन हो गई, ये हमारी इंफीरियर वेना कावा हो गई। वेन्स का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के पास। देखो, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो सुपीरियर वेना कावा जो हमारी अपर बॉडी है, अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है हमारे हार्ट के पास। इंफीरियर वेना कावा जो है वो लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आती है हमारे हार्ट के पास। तो अब आपको समझ में आया कि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के पास। फिर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड कलर में, ये क्या है? ये हमारी आयोटा है। आयोटा क्या है? हमारी बिगेस्ट आर्टरी, यानी कि हमारी सबसे बड़ी बिगेस्ट लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो आयोटा है। तो आयोटा क्या करती है? अब आयोटा जो है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेकर जाती है हार्ट से। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आयोटा कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड। और जो वेन्स है ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती हैं। इतना आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक इंटरनल व्यू दिया हुआ है हार्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है? हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट हमारा वेंट्रिकल है। यानी कि हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले दो एट्रियम होते हैं और नीचे वाले दो जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, और ये हमारे मिट्रल वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व आप लोकेशन अगर देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। आप देखिए, एट्रियम हो गया हमारा, वेंट्रिकल हो गया और ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। यानी कि जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो मिट्रल वॉल्व है, ये कहाँ पर है? एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। तो क्या मैं इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों वॉल्व जो हैं ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। इनका काम क्या है ये आगे जानेंगे। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर है एक आयोटिक वॉल्व। ये हमारी क्या है? आयोटिक वॉल्व। आयोटा जो हमारी बिगेस्ट आर्टरी है, वहां पे उसके साथ में जो है ये अटैच्ड है यहाँ पर आयोटिक वॉल्व। कहाँ पर है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर हमारे यहाँ पर है पल्मनरी वॉल्व। यानी कि कितनी वॉल्व हमें देखने को मिल रही हैं? चार। आयोटिक वॉल्व, पल्मनरी वॉल्व। पल्मनरी वॉल्व किससे कहाँ से शुरू होती है? ये हमारी पल्मनरी वॉल्व है। फिर ये हमारा पल्मनरी ट्रंक है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा पल्मनरी ट्रंक है। फिर पल्मनरी वॉल्व के बाद में साथ में पल्मनरी ट्रंक है और वहां पल्मनरी ट्रंक से हमारी पल्मनरी आर्टरीज जो है वो निकलती हैं दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पल्मनरी आर्टरीज हमारी निकलती हैं। ये हमारी आयोटा है। इसके साथ में हमारी जो है आयोटिक वॉल्व है। तो ये पूरा लेबलिंग जो है, एक बार इन वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए, इनको हम पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हार्ट के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी के पास में ब्लड को भेजना, यानी कि इट सप्लाइज फोर्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन टू ऑल बॉडी टिश्यूज।
इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हार्ट की? हार्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे टिश्यूज को, यानी कि हमारे शरीर को, हमारी मसल्स को, सेल्स को, टिश्यूज को कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी तो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हमारी मसल्स को, टिश्यूज को मिलते रहते हैं, तभी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, तभी हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। एंड वेस्ट रिमूवल, यानी कि क्या है कि मसल्स के पास में, टिश्यूज के पास में एक तरीके से रिच ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी भेजना और वेस्ट को रिमूव भी करना। या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लड अब यूज हो गया है, जो ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, जिस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है, उसको, और उसके अलावा और भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये हमारे हार्ट का फंक्शन है। फिर ब्लड एज ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट, यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए मीडियम क्या है, यानी कि किसके द्वारा ये सारा काम हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है ब्लड के थ्रू। तो मीडियम यानी कि किस माध्यम क्या है ये सारा कार्य करने का, ये है हमारा ब्लड। हार्ट का रोल ये है कि ये इंश्योर करता है कि ब्लड मूवमेंट हो वेसल्स के अंदर, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो वेसल्स के अंदर लगातार बना रहे। और वेसल्स कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था हमारे कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हार्ट का रोल है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूसली होता रहे। अब देखिए हार्ट के अगर हम पंपिंग रेट की बात करें कि ये कितना ब्लड पंप करता है, तो जो नॉर्मली है इट इज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट, यानी कि एक एवरेज, एक अडल्ट के हार्ट की जो एवरेज, ठीक है, एक अडल्ट का जो हार्ट जो है वो नॉर्मली पर मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। हर बीट के साथ में अगर हम देखें तो हार्ट जो है वो 70 ml को ब्लड पंप, 70 ml ब्लड पंप करता है आउट ऑफ द हार्ट। यानी कि हमारा हार्ट जब धड़कता है, जब वो ब्लड को पंप करता है, तो हर बार, हर बीट के साथ में, हर स्ट्रोक के साथ में कितना पंप करता है? 70 ml। कितना पंप करता है? 70 ml। तो इसको हम देखें तो एक तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, पूरा एक्यूमुलेटिव हम इसको टोटल करके देखें, तो 1 मिनट में 5 से 7 लीटर हो जाएगा। यानी कि एक स्ट्रोक के अंदर 70 ml कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ, एक स्ट्रोक के अंदर 70 ml कर रहा है, ठीक है, या फिर एक बीट के अंदर 70 ml कर रहा है। तो 1 मिनट के अंदर कितना कर रहा है? 5 to 7 लीटर। ये एक एवरेज है। किसी का 5 हो सकता है, किसी का 7 लीटर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि हार्ट की क्या कंडीशन है और सामने वाले की बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो पर डे की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 1 डे की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 7600 लीटर्स पर डे। तो ये एक एवरेज है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है। अब जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि एक क्लोज्ड फिस्ट की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह है। आप इसको देखेंगे 4 चैम्बर्स किनको बोला गया है? देखिए ऊपर वाले हमारे एट्रियम हैं, ऊपर वाले क्या हैं? हमारे एट्रियम। और ये नीचे वाले हमारे क्या हैं? वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पाएंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है एल ए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कितने चैम्बर्स हो गए हमारे? आप देखिए ना, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको ये क्लियर है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। अराउंड 2/3 ऑफ मास टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। हमारी बॉडी की जो मिड लाइन है, हमारे शरीर की जो मध्य रेखा है, उसके लेफ्ट में इसकी लोकेशन है। और इसका मास जो है वो कितना है? 2/3 मास। 2/3 मास का मतलब ये हुआ, यानी कि इसके अंदर कितना सॉलिड मैटर है? 2/3 है। ठीक है, आप एक तरीके से वेट भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। 2/3 जो है इसका वॉल्यूम ये कंसिस्ट करता है। अब इसकी और डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो उसके अंदर आप पाएंगे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ जो है हार्ट की वो कितनी है? 9 है। और थिकनेस कितनी है? 6 सेंटीमीटर थिक। यानी कि थिक कितना है? ये 6 सेंटीमीटर है। और अगर ये लंबाई की अगर हम बात करें तो 12 है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कितनी है?
9 सेंटीमीटर है। लेंथ 12 और ब्रेड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर है और थिकनेस 6 सेंटीमीटर है। रफली हमारी एक मुट्ठी के बराबर है। अब इसके एवरेज वेट की अगर हम बात करें कि ऑन एन एवरेज कितना होता है, देखिए सबका अलग अलग होगा बट एक एवरेज 250 से 300 ग्राम के बीच में जो है हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का वजन होता है। मेल्स के अंदर बात करें तो मेल्स में, पुरुषों में थोड़ा सा ज्यादा होता है। एवरेज है 280 से 340 के बीच में। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 230 से 280 के बीच में जो है एक एवरेज पाया गया है। और जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट, इन्फेंट जो एक होता है, इन्फेंसी स्टेज जो होती है बर्थ टू 2 इयर्स, तो उसके अंदर जो हार्ट का वेट है वो कितना होगा, 30th ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि उस बच्चे का जो अपना वजन होगा उसके अपने वजन का 30वां हिस्सा उसके हार्ट का वेट होगा। चलिए अब हार्ट की कुछ लेयर्स की बात करेंगे। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, सबकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर लेयर होती है जो कि उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है, या टिश्यू को, सेल को, जिसकी भी लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इनर लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मिडल लेयर होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी अपनी अपनी लेयर्स होती हैं। तो हार्ट की अगर हम लेयर्स की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स हैं हमारी। एक है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है इसको हम पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम मींस वन एंड द सेम थिंग। एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम ये दोनों ही आउटर लेयर हैं हमारे हार्ट की। मायोकार्डियम जो है ये मिडल लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी कहाँ पर होती है, मेन एक्टिविटी होती है मायोकार्डियम के अंदर। एंडोकार्डियम जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि हमारे हार्ट के चेम्बर्स को कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए जो पेरिकार्डियम है, मैंने आपको बोला था कि पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम यानी कि एक ही बात है। तो जो पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद ये आप येलो में देखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। और फिर यहाँ पर देखेंगे दिस इज विसरल पेरिकार्डियम। जो विसरल पेरिकार्डियम है इसी को हम एपिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है एक तरीके से। ये है आउटर लेयर के ही पार्ट, फाइब्रस, पेराइटल एंड विसरल। ठीक है, याद रखिएगा पेरिकार्डियम, फाइब्रस, पेराइटल एंड विसरल। और जो विसरल पेरिकार्डियम है इसी को हम एपिकार्डियम बोलते हैं। फिर ये हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है। हमारे जॉइंट्स के अंदर भी जॉइंट कैविटीज होती हैं, बॉडी के अंदर भी ये हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है। फिर ये मायोकार्डियम जो मेन लेयर है हार्ट की, यहाँ पर हमारी क्या होती है, अभी हमने बात किया था, यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम यानी कि इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर जो है ये कौन सी है, एंडोकार्डियम। ये एक तरीके से हम कहेंगे कि हार्ट के एक हिस्से का एनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाया हुआ है। ये हमारा हृदय है। हृदय की हमने ये एक इतना सा हिस्सा हमने जो है इसको बड़ा करके, एनलार्ज करके हम इसको देखेंगे तो ये इस तरह का जो है दिखाई देगा। चलिए अब चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो 4 होते हैं, ये तो हमने बात कर ली। फिर जो एट्रियम है वो थिन वोल्ड होती है, यानी कि जो एट्रिया है वो थिन वोल्ड होती हैं एंड दे रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। उनके पास ब्लड कहाँ से आता है, वेन्स के पास से आता है। अब देखिए ये ऊपर वाले हमारे एट्रिया हैं, यस और नो, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे एट्रियम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो एट्रियम है ये थिन वोल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे मोटे नहीं है, पतली पतली सी हैं। इनके पास में ब्लड कहाँ से आता है, वेन से आता है। ठीक है, अब एट्रियम के बारे में बोला है कि वेन से ब्लड आता है, तो एट्रियम में कौन सी वेन ब्लड लेकर आ रही है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा जो है ये हमारा एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है। तो क्लियर है कि एट्रियम के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है वेन से। फिर बात आती है वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स कैसे हैं, थिक वोल्ड है, यानी कि इनकी जो वॉल्स हैं ये थोड़ी थोड़ी सी थिक है, मोटी है। अब आप खुद ही देखिए ये नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स है, तो आप यहाँ पर थिकनेस देखिए, आप देख सकते हैं थिकनेस की, दे आर थिक वोल्ड। ठीक है, और आप एट्रियम की देखिए, एट्रियम की रिलेटिवली वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में जो है वो थिन है।
थिक वॉल्ड क्यों है वेंट्रिकल्स की? क्योंकि यहाँ से पंपिंग ऑफ द ब्लड होता है, यानी कि ब्लड को पंप किया जाता है, तो इसलिए ये जो है ये थोड़ी सी थिन वॉल्ड है। राइट एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हिंदी में है। फिर हम वॉल्स की अगर बात करें तो हमारे हार्ट में कुछ वॉल्स होती हैं। थोड़ा एक जनरल आइडिया मैंने आपको अभी दे भी दिया था। एवी वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, याद है मैंने आपको बोला था कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो वो कौन सी थी हमारी? ट्राइकस्पिड और मिट्रल या फिर बाइकस्पिड। जो मिट्रल वॉल्व होती है ये वाली, ये हमारी क्या है? मिट्रल वॉल्व। इसी को हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होती है सेमी लूनर वॉल्व्स। सेमी लूनर वॉल्व्स हमारी कौन सी है? पल्मनरी एंड आयोटिक। पल्मनरी वॉल्व हमारी ये हो गई और आयोटिक वॉल्व हमारी ये हो गई। ये देखिए, ये हमारी आयोटा है, बिगेस्ट आर्टरी, और ये हमारी पल्मनरी आर्टरी है। ये हमारी क्या है? पल्मनरी आर्टरी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पल्मनरी आर्टरी, ये हमारी पल्मनरी आर्टरी। तो जो पल्मनरी वॉल्व है, यानी कि ये वाली वॉल्व और ये वाली वॉल्व, ये दो वॉल्व कैसी हैं? ये दो वॉल्व सेमी लूनर वॉल्व्स हैं। कैसी? सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, ठीक है। वॉल्व क्लोजर, वॉल्व जब बंद होती हैं तो इनका काम क्या होता है? दे प्रिवेंट बैक फ्लो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि जब इस एट्रियम से, ये ऊपर वाले हमारे एट्रियम हैं और नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स हैं, इस एट्रियम से ब्लड जब अंदर चला जाएगा, जब ब्लड इस एट्रियम से अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि जब वेंट्रिकल जो है वो अपना काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जब यहाँ पर होगी, तो ये ब्लड वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर जो है वॉल्स होती हैं। और ये वॉल्स क्या करती हैं? इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड जो है वो वापस ऊपर ना चला जाए जब वेंट्रिकल्स अपना काम करे। चलिए, हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये ब्लड जो है वापस ऊपर ना चला जाए जब वेंट्रिकल्स अपना काम करें। अब सर्कुलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है ये ब्लड को प्रोपेल करता है क्लोज्ड वेसल सर्किट, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये क्लोज्ड सर्किट है। यानी कि कहीं पर भी कोई भी ओपनिंग नहीं है, ये एक अपने क्लोज्ड सर्किट के अंदर काम करता है। हार्ट से आर्टरीज में ब्लड जाएगा, आर्टरीज से फिर जो है आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, फिर वहां से वेन्यूल्स, फिर वहां से वेन्स, यानी कि पूरा का पूरा एक बंद सिस्टम है जिसके अंदर जो है हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड जर्नी थ्रू डाइवर्स बॉडी सर्कुलेशंस, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेशन में हार्ट का काम है कि एफिशिएंट जो है न्यूट्रिशन डिलीवरी हो और वेस्ट का रिमूवल हो, और मीडियम क्या है यहाँ पर? ब्लड है। अब हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? की कंपोनेंट्स हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, वो सभी के सभी जो है कुछ ऐसे स्पेसिफिक हम कहेंगे कि उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली कुछ नोड्स हैं, कुछ बंडल्स हैं, वो मिलकर उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, फिर जिसकी वजह से, जिसके बाद में हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। तो उसमें हमारी आएगी एससी नोड, जिसको सिनो आर्टेरियल नोड भी बोलते हैं। एवी नोड हमारी आएगी, ठीक है, ये एट्रियम के अंदर ही है। फिर एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस एंड कंडक्शन मायोफाइबर्स, यानी कि इन सभी का रोल किसके अंदर है? हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर। यानी कि हार्ट का कंडक्शन किस तरह से होता है, हार्ट की एक्टिविटी कब होगी, किस तरह से कैसे होगी, जब यहाँ से जो है एक तरीके से इम्पल्स जनरेट हो जाएगा हार्ट को काम करने के लिए, तो फिर हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे एसए नोड की लोकेशन आप देख रहे हो कहाँ पर है? ये हमारी एसए नोड है, ठीक है। अभी के लिए अब वर्ड से फेमिलियर होते चलो, आप स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगी तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये हमारे यहाँ पर क्या है? एवी नोड है, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच का पाथ है, इंटरनोडल पाथवे। तो ये इम्पल्स जनरेट करती हैं, तो आप देखिए जब ये इम्पल्स जनरेट करेंगे तो आप इनका कनेक्शन देखिए, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरे हार्ट से ही कनेक्टेड है, ठीक है, आप देख सकते हो इनका कनेक्शन। आप देखिए, ये हमारा जो है राइट एट्रियम हो गया।
तो यहाँ पर ये बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज 2 के अंदर डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच भी है इसकी और लेफ्ट बंडल ब्रांच भी है। यानी कि जो राइट बंडल ब्रांच है ये हमारी किसको, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स को जनरेट करती है, और जो हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स को जनरेट करती है। जो पुरखिंजे फाइबर्स हैं ये भी वेंट्रिकल्स को जो है एक तरीके से कंडक्शन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक आ जाता है बैचमेंट। क्या आ जाता है? बैचमेंट बंडल। तो बैचमेंट बंडल का जो रोल है, इसका रोल भी यही है कि ये जो है हार्ट के अंदर जितनी भी कंडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली जो हमारा ये है, क्या कहेंगे, बैचमेंट बंडल, इसको इंटर एट्रियल बंडल भी बोलते हैं। बैचमेंट बंडल को हम, आप याद रखिएगा, इंटर एट्रियल बंडल भी बोलते हैं। आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है एट्रियम के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, ये हमारा एट्रियम है, वेंट्रिकल्स के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। चलिए, अब हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो एसए नोड है इसका रोल क्या है? इन सभी का रोल सिमिलर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इनिशिएट इम्पल्स, यानी कि ये इम्पल्स को इनिशिएट करती हैं ताकि एक्टिविटी, हमारा हार्ट अपनी एक्टिविटी करे विदाउट नर्व इनपुट। कोई नर्व इनपुट, कोई नर्व का सिग्नल स्टिमुलेशन आए ना आए, जो है ऐसे नोड हमारे हार्ट की एक्टिविटी को जो है नेचुरली बिगिन कर देती है, इम्पल्स को नेचुरली स्टार्ट कर देती है। ये एक रिदम एस्टेब्लिश करती है हमारे हार्ट के अंदर 70 टू 80 टाइम्स पर मिनट। यानी कि हमारे हार्ट का जो एक रिदम है धड़कने का, उस रिदम को कौन सेट करके रखता है? ऐसे नोड सेट करके रखती है। इसीलिए आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे नोड को ही जो है वो पेस मेकर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हार्ट की जो पेस है, जो धड़कने की 70 टू 80 टाइम्स पर मिनट, उस पेस को मेंटेन करके रखती है। कौन मेंटेन करके रखती है? ऐसे नोड। तो यानी कि हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक्टिविटीज होती हैं हार्ट की, वो सभी जो है इसके द्वारा इन सारे ऐसे नोड हो गई, एवी नोड हो गई, बंडल ऑफ हिस, पुरखिंजे फाइबर्स, इन सभी कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर बात करें कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल क्या है? यानी कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हमारे हार्ट हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन होता है, और जब विश्राम करता है, तो वो एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो हमारी एक कार्डियक साइकिल हो गई। क्या हो गई? इसके अंदर हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आएगी। इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा क्या है? एसए नोड, एवी नोड, जितने भी ये कंपोनेंट्स जो है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम के, ये सभी इंश्योर करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटी जो है वो किस तरह से होगी। तो जो कार्डियक साइकिल है, इसके अंदर हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो एक रिदम में धड़कना हो गया, एक रिदम के साथ में रिलैक्स करना हो गया, वो इसके अंदर आएगा। फिर कार्डियक साइकिल के अंदर देखिए दो फेज होते हैं, एक होता है सिस्टोल फेज और एक होता है डायस्टोल फेज। सिस्टोल फेज यानी कि जब आपका हार्ट संकुचित होगा, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायस्टोल फेज यानी कि जब आपका हार्ट रिलैक्स करेगा। ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है, तो 120 हमारा क्या है? सिस्टोलिक फेज है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक फेज है। टाइम फ्रेम अगर देखें तो नॉर्मली जो है 0.8 सेकंड्स का समय लगता है। यानी कि जो एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल है वो कितना समय ले लेती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मिलाकर 0.8 सेकंड। आगे इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हार्ट की साउंड्स की अगर हम बात करें, तो हार्ट की साउंड किसकी वजह से होती है? वॉल्व्स की वजह से। आपको याद हो, अभी जो है मैंने आपको बताया था कि ये वॉल्व्स जो हैं बंद हो जाती हैं जब एट्रियम से वेंट्रिकल्स के पास में ब्लड चला जाता है, ताकि बैक फ्लो ना हो। जब ये वॉल्व यहाँ पर जो है क्लोज हो जाती हैं, तो ये क्लोज होती हैं तो ये साउंड क्रिएट करती हैं, और उस वही हमारी हार्ट बीट की साउंड है, वही हमारे हार्ट की साउंड है। जो एबनॉर्मल साउंड होती है, यानी कि जिस जो एक नॉर्मल रिदम के अंदर नहीं है, उसको मरमर्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारा वॉल्व, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी वॉल्स हैं, हमारी वॉल्स के फंक्शन के अंदर इरेगुलरिटी हो गई है। अब जो एसए नोड है ये एक तरीके से कंसिस्टेंट रिदम जनरेटर है, पेस मेकर है हमारे हार्ट की, हमारे हार्ट की एक पेस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब जो रेट एडजस्टमेंट है, एवी नोड जो है ये हमारे हार्ट की जो हार्ट रेट है उसको मॉड्यूलेट करके रखती है हमारी बॉडी के हिसाब से।
तो एवी नोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो क्या है, वो ये है। यहाँ से जो है आपको समझ में आएगा कि एवी नोड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हमारी बॉडी की जो भी डिमांड होती है, देखिए अगर हम नॉर्मल रेस्टिंग पोज़ीशन में हैं तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हम थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, डिमांड और बढ़ेगी। थोड़ी-सी और इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, डिमांड और बढ़ेगी। 5 मिनट के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, डिमांड अलग होगी। 1 घंटे के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, डिमांड अलग होगी। 30 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं तो डिमांड अलग होगी। यानी कि हमारे हार्ट के पास में ब्लड सप्लाई की अलग-अलग डिमांड आती रहती है। तो उस डिमांड को मैच करने के लिए, यानी कि उस डिमांड को मैच करने के लिए हमारे हार्ट रेट को तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना। तो उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको एवी नोड रेगुलेट करती है। ऐसे नोड तो एक पेस मेंटेन करके रखती है, लेकिन डिमांड के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं, वो कौन करता है? वो एवी नोड। अब मेडुला ओब्लोंगेटा, ये हमारे ब्रेन का जो है एक हिस्सा है। मेडुला जो है, मेडुला वहाँ पर जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों ही वहाँ पर लिंक होते हैं, दोनों ही वहाँ पर जाकर यूनाइट होते हैं। ये क्या करता है मेडुला? मेडुला जो है हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। उन सभी प्रोसेसेस को कौन रेगुलेट करता है? उन सभी प्रोसेसेस को मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। और वहाँ पर जो हमारा हार्ट है और जो हमारे लंग्स हैं, वो दोनों के दोनों जाकर एक साथ में लिंक होते हैं, एक साथ में यूनाइट होते हैं और जो हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं जितने भी बॉडी के, जो कि अपने आप चलते हैं, हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। चलिए, अब आगे चलेंगे। जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एक तरीके से हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि वहां से चीजें जो है वो कंट्रोल की जा रही हैं, वहां से चीजें जो है वो मैनेज की जा रही हैं। So cardiovascular center is part of the medulla oblongata of the brain stem. नॉर्मली जो हमारा हार्ट है ये बिना किसी नर्वस कंट्रोल के बीट करता है, यानी कि इसका एक अपना कंडक्शन सिस्टम है, एक अपनी इसकी इम्पल्स जनरेट होती है। ऐसे नोड, एवी नोड, पुरखिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, ये सभी जो है मिलकर जो है हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को इंश्योर करते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसे होता है, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रॉमा हो गया है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरिंग हार्ट रेट, यानी कि हमारी हार्ट रेट को ऑल्टर करना, हमारी हार्ट को चेंज करना, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है। और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर किसका पार्ट है? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है मेडुला ओब्लोंगेटा का पार्ट। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ है? दैट इज एट द मेडुला ओब्लोंगेटा। तो जो भी मेजर ट्रॉमा, यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई है या कोई ऐसी खबर आपके पास आ गई है जिसको सुनकर आप बहुत ही ज्यादा सदमे में चले गए हो, तो डेफिनेटली योर हार्ट रेट गेट्स इम्पैक्टेड। अब उसको जो है आपके जो हार्ट का कार्डियक कंट्रोल सेंटर है, हार्ट का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा का पार्ट है, तो वो उसको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा। ये क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है आप साइड व्यू देख सकते हैं और बेटर तरीके से। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर, जो है पूरा क्लियर आपको डायग्राम में दिख रहा है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी हार्ट रेट को फाइन ट्यून करते हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के अंदर से एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल, वो इस चीज को इंश्योर करता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो किस सिचुएशन के अंदर होगा। तो वो सिंपैथेटिक के साथ में लिंक्ड है या पैरासिम्पैथेटिक के साथ में लिंक्ड है, इसको जो है आप थोड़ा सा इसके ऊपर आप होमवर्क कीजिए। और इस वाले टॉपिक के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का रोल जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये हार्ट रेट को किस तरह से इंश्योर करता है। बट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, आपने ये फ्रेज जरूर सुना होगा या जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो सिंपैथेटिक कंपोनेंट जो है रेगुलेट करता है या पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट रेगुलेट करता है। चलिए, अब हमारा जो हार्ट का कार्डियक सेंटर है, यानी कि कार्डियक यानी कि हार्ट, हार्ट का जो सेंटर है, वो इमोशंस, हमारे भावनाएं कैसी हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा है,
वो हमारी हार्ट रेट को इम्पैक्ट करता है। यानी कि बेसिकली हमारी बॉडी में जिस भी तरह के इमोशंस, जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, वो सभी हमारी हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है? और लेकिन वो मैनेज कहाँ से होता है? कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर कहाँ पर है? मेडुला ओब्लोंगेटा। अभी हम इसको देख चुके हैं। चलिए, आगे चलेंगे। ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में मसल्स के पास, टिश्यूज के पास में ब्लड फ्लो इंश्योर करते हैं। अब दो सिस्टम्स हैं, एक पल्मनरी वेसल्स हैं और एक सिस्टमिक वेसल्स है। पल्मनरी, पल्मो का मतलब ही होता है लंग्स, और सिस्टमिक वेसल्स यानी कि बॉडी। तो यानी कि यहाँ पर तो एक तरीके से ब्लड फ्लो कहाँ पर हो रहा है? पल्मनरी के अंदर, हार्ट एंड लंग्स के बीच में। और सिस्टमिक के अंदर कहाँ हो रहा है? बिटवीन बॉडी एंड हार्ट के बीच में। यहाँ पर बॉडी और हार्ट के बीच में हो रहा है, यहाँ पर हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। देखिए, पल्मनरी वेसल्स, यहाँ पर आपको बताया हुआ है ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड बैक टू लेफ्ट एट्रियम। यानी कि जो पल्मनरी वेसल की सर्कुलेशन है वो कैसे होगी? ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, RV। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये ये हमारा है LA, यानी कि लेफ्ट एट्रियम है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो जो पल्मनरी वेसल है वो कहाँ से शुरू होगा? सर्कुलेशन जो है वो ब्लड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इधर ऐसे जाएगा वो ब्लड, और फिर उसके बाद वो ब्लड जो है लंग्स के पास में चला जाएगा, और लंग्स के पास में जाने के बाद जो है वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वापस कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रियम के ऊपर आया। तो यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है पल्मनरी सर्कुलेशन का, पल्मनरी वेसल का? वो है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है? फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो ये कहाँ पर हो रही है? ये चीज लंग्स के यहीं पर तो हो रही है। ऑक्सीजन के साथ में जो है वो एनरिच हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पर अनलोड हो रही है, रिमूव हो रही है। किसके अंदर से? ब्लड के अंदर से। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर ब्लड आ चुका था, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर ब्लड आ चुका था। अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो शुरू होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से और खत्म होती है राइट एट्रियम पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अब यहाँ पर इस आयोटा के थ्रू जो है ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद ब्लड जब वापस आएगा हार्ट के अंदर, यानी कि हार्ट के पास में जब ब्लड आएगा बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होकर घूमकर आने के बाद वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, इधर। तो ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो स्टार्ट होकर और राइट एट्रियम पर वो खत्म होगा। यहाँ पर क्या है? डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कलेक्ट वेस्ट। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड आया था, यहाँ पर आपने देखा लंग्स के पास में प्योरीफाई होकर आ गया था। तो अब यहाँ पर ये ब्लड जो है नीचे जाकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जहाँ पर आयोटा हमारी कनेक्टेड है उसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर जाकर अब फिर ये वापस कहाँ आ रहा है? डीऑक्सीजनेट होकर राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। चलिए, अब आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं। पल्मनरी आर्टरी जो है दे ट्रांसपोर्ट लो ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड टू लंग्स। अब जो पल्मनरी आर्टरी है ये और ये हमारी क्या है? ये हमारी PA में लिख रही हूँ, यानी कि पल्मनरी आर्टरी है। अब यहाँ पर जो है अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यानी कि ये वाला जो हमारा एट्रियम है, जो ये हमारा राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम के अंदर वेना कावा वेन लेकर आ रही थी, और ये कैसा वेना कावा वेन जो है ब्लड लेकर आ रही थी, ये कैसा ब्लड था? पुअर ऑक्सीजन थी, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। तो अब ये ब्लड यहाँ पर जाएगा नीचे, कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल के पास। तो नीचे ये ब्लड चला गया, तो उसके बाद में ये ब्लड यहाँ से जो ये पल्मनरी वॉल्व है, फिर ये पल्मनरी ट्रंक है, यहाँ से ये पल्मनरी आर्टरी के अंदर द्वारा जो है ये भेजा जा रहा है। तो पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी? यानी कि ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर गया है ब्लड पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ये ब्लड कैरी कर रही है लो ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? सिस्टमिक आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड आ गया था वो कौन सा ब्लड आ गया था? यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया था। याद है आपको? लंग्स से जो है प्योरीफाई होकर ब्लड आया था, अभी डायग्राम में बताया था आपको। तो यहाँ से जब ये ब्लड नीचे चला गया है तो यहाँ से आयोटा के द्वारा जो है ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है।
तो यहाँ पर जो है ये हमारी कौन सी है आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। आयोटा क्या है, बिगेस्ट आर्टरी ही तो है, तो ये हमारी सिस्टमिक आर्टरी है और यहाँ पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। क्लियर, चलिए अब जो पाथ है ब्लड सर्कुलेशन का, यानी कि आर्टरीज हैं, फिर वो स्मॉलर आर्टेरियोल्स के अंदर जो है आगे जाके फर्दर ब्रांच हो जाती हैं, फिर कैपिलरीज आ जाती हैं, फिर उसके बाद वेन्यूल्स आ जाते हैं, देन वेन्स आ जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखिए आप यहाँ पर देखिए आर्टरी, ठीक है, देन ब्रांचिंग इनटू आर्टेरियोल्स, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कैपिलरीज, ठीक है, फिर कैपिलरीज देन गेटिंग कन्वर्ज्ड इनटू वेन्यूल्स और फिर उसके बाद जो है वेन। तो ये हमारे सभी के सभी क्या हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से ये पूरा एक नेटवर्क है जिसके थ्रू ब्लड हमारा सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी भी तो कुछ वॉल्स होंगी ना, यानी कि जैसे हमारे हार्ट की लेयर्स हैं, हमारे बाकी बॉडी टिश्यूज की लेयर्स हैं, तो इसी तरह से आर्टरीज की भी लेयर्स हैं। तो 3 लेयर हैं हमारी आर्टरीज की। सबसे अंदर वाली होगी ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना। ये बाहर वाली एक्सटर्ना, मीडिया एंड ये वाली हमारी होगी ट्यूनिका इंटिमा। तो 3 लेयर्स है हमारी आर्टरीज की, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटिमा। इनको आप याद रखना। अब जो ट्यूनिका इंटिमा है, इंटिमा नाम से ही आप याद रखो इनर मोस्ट लेयर है। जो इंटिमा है ये इनर मोस्ट लेयर है और एपिथेलियम जो है टिश्यू इसके अंदर है विद इलास्टिक फाइबर्स, यानी कि इट इज इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है, ठीक है। एपिथेलियम बेसिकली एक टिश्यू है। एपिथेलियम जो है ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो है उनकी वॉल्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। सो इट इज अ टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये एक टिश्यू ही है एक प्रकार का। ट्यूनिका मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया मीन्स मिडल लेयर, जो कि स्मूथ मसल फॉर सपोर्ट एंड डायमीटर रेगुलेशन, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको हम एडवेंटिटिया भी बोल देते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इट हैज कनेक्टिव टिश्यू अटैचिंग अ वेसल टू सराउंडिंग, यानी कि आसपास के जितने भी सराउंडिंग के अंदर जो भी नेटवर्क्स हैं उनसे कनेक्ट करना। तो ये 3 लेयर्स हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा, नाम एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्टरी है, वैसे हम इसको देख चुके हैं, ये आर्टेरियोल्स हैं, फिर ये कैपिलरीज है, फिर ये टिश्यू सेल्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये येलो कलर में, ये क्या है, ये हर जगह जो है यहाँ पर, तो ये इस वाले पूरे हिस्से में ये क्या है, हमारे टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे वेन्यूल्स हैं एंड देन कन्वर्जिंग इनटू वेन्स। कैपिलरीज सबसे छोटी अबंडेंट वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती हैं। यहाँ पर देखिए जो कैपिलरीज हैं ये हमारी जितनी भी कैपिलरीज हैं ये आर्टरीज और जो हमारी वेन है, इनको दोनों को क्या कर रही हैं, आपस में लिंक कर रही हैं। स्मॉलेस्ट है साइज में ही, आप देखिए अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनका साइज कम होता जा रहा है। प्राइमरी रोल क्या है, मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। तो ये टिश्यू सेल्स आप देख सकते हो, ब्लड और टिश्यू सेल्स इनके बीच में क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करवाना है, ब्लड का मटेरियल्स का एक्सचेंज करवाना है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। चलिए अब कैपिलरीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि जो टिश्यूज हैं, यानी कि जहां पर ब्लड को एक तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, वहां पर उन टिश्यूज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, वो टिश्यूज कितने एक्टिव हैं कितने एक्टिव नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिलरीज हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि जो सिस्टमिक कैपिलरीज होती हैं, अब सिस्टमिक पल्मनरी का मीनिंग आपको पता है, जो सिस्टमिक कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर कितना ब्लड होता है, ब्लड वॉल्यूम यानी कि टोटल ब्लड इनमें कितना होता है, यानी कि किसी भी टाइम जो है 5% तो इनके अंदर पाया जाता ही है। फिर कैपिलरीज के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ एक्सटेंसिव कैपिलरीज होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज, यानी कि मसल्स, लिवर एंड किडनी। हमारी मसल, हमारा लिवर, हमारी किडनी कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, तो यहाँ पर कैपिलरीज़ का जो स्ट्रक्चर है, कैपिलरीज़ की जो फॉर्मेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब कम कहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, वो कम है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। फिर जैसे हमारी स्किन हो गई, लेंस हो गया हमारा, कॉर्निया, आइज़ के अंदर,
यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर कैपिलरीज नहीं है। अब वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, याद करो। प्रोग्रेशन कैसे है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड देन लार्जर वेन्स, याद है आपको। आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, डायग्राम में अभी दिखाया था मैंने आपको, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। चलिए, अब पल्मनरी वेन, पल्मनरी सिस्टमिक का मीनिंग अब आपको क्लियर है। तो पल्मनरी वेन का मतलब क्या है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। आपको याद है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम था, तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम था, तो यहाँ पर ब्लड यहाँ से आ रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया था, मैंने नीचे मार्क किया था। तो ये 1 2 3 4, ये चारों की चारों हमारी पल्मनरी वेन है। पल्मनरी वेन, अब लंग्स के पास से ब्लड वापस आ रहा है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के पास से तो ब्लड वापस आया था। तो ये कैसा ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड था, क्योंकि लंग्स के यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है। सिस्टमिक वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि जो ब्लड अब यूज हो चुका है वो यहाँ पर आएगा किसके द्वारा, सिस्टमिक वेन्स के द्वारा। सिस्टमिक यानी कि हार्ट और बॉडी के बीच में, और पल्मनरी यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच में। चलिए, अब वेन्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं, जैसी आर्टरीज की होती हैं इसी तरीके से इनकी भी 3 लेयर्स होती हैं वेन्स की भी, बट दे आर अ लेसर स्मूथ वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। दे आर रिलेटिवली लेस स्मूथ, इनकी वॉल्स भी जो है वो भी पतली होती हैं, थिन होती हैं। क्यों, क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर जो है वो आर्टरीज की बजाय कम होता है। हमारा ब्लड जो है, हार्ट जो है जब ब्लड को पंप करता है तो वो आर्टरीज के अंदर पंप करता है। आप देखिए, आप सोचिए, अगर आपके घर में पानी की मोटर है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जब मोटर से जब उसके अंदर पानी आता है, तो वो आता है तो वहां पर तब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो पाइप जैसे जैसे काफी उसकी लंबाई आप देखेंगे, तो जैसे जैसे वो पाइप जो है आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्रेशर यू विल सी, जितना स्टार्टिंग में था, यानी कि जब उस पाइप के अंदर प्रेशर पानी डल रहा था, उसकी बजाय उसका प्रेशर रिलेटिवली कम होगा। तो वेन जो है ये ज्यादा ब्लड होल्ड कर सकती हैं, क्योंकि वॉल्स जो है इनकी ये थिन है, दे कैन होल्ड मोर ब्लड। अब ब्लड वॉल्यूम इनके अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी टाइम जो है 70% तो हमें देखने को मिलती है। फिर वीनस वॉल्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो वेन्स हैं उनके अंदर भी जो है वॉल्स हैं, वो नॉर्मली जो हमारी मीडियम और लार्ज वेन्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वॉल्स जो हैं, हमारी जो वेन्स के अंदर वॉल्स हैं वो कहाँ पर है, जो मीडियम साइज और लार्ज जो वेन्स है हमारी उनमें प्रेजेंट है। और वोल्व का काम क्या था, हम डिस्कस कर चुके हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना। अब वीनस वॉल्स का क्या रोल है, यानी कि ये बहुत ही जरूरी है टू काउंटरैक्ट ग्रेविटीज पुल। हमारी बॉडी के ऊपर जो है ग्रेविटी भी एक्ट करती रहती है, इसीलिए तो हम अपना वजन करते हैं तो उसको हम वेट बोलते हैं, मास नहीं बोलते हैं। वेट यानी कि वहां पर ग्रेविटी का भी रोल है। तो हमारे ऊपर ग्रेविटी ऑल द टाइम एक्सर्ट होती रहती है, तो ग्रेविटी के पुल की वजह से जो है, जो वेनस वॉल्स हैं इनका एसेंशियल हो जाता है, इनका रोल प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी काफ मसल है, ठीक है। काफ मसल जो है यहाँ पर वॉल्व, आप ये देखिए, ये वॉल्व ओपन है, तो ब्लड फ्लो कोज बाय मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन हुई तो ब्लड फ्लो जो है वहां पर हमें देखने को मिला। ये वॉल्व ओपन है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वॉल्व जो है आप देखिए, ये वॉल्व क्लोज हो गई है, यानी कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो गया, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होने के बाद ये वॉल्व बंद हो गई है, और फिर आगे ब्लड फ्लो जो है फर्दर कंटिन्यू हो रहा है। तो ये वॉल्व इस तरीके से क्लोज हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से भी अगर ब्लड फ्लो बाहर चला जाएगा तो फिर ये भी जो है बंद हो जाएगी, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ब्लड वापस ना जाए। अब पल्स और ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो पल्स क्या है, आर्टीरियल एक्सपेंशन फ्रॉम वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स जो हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं वो जो ब्लड को पंप करते हैं, तो तब हमारी आर्टरीज के अंदर कितना एक्सपेंशन होता है, जो हमारी आर्टरीज ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कितना एक्सपेंशन होता है, दैट इज अर पल्स प्रेशर। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो आयोटाज और ब्रांचेस के अंदर कितना प्रेशर होता है, आयोटा एंड द ब्रांचेस, यानी कि आयोटा एंड फर्दर आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होता है, दैट वुड बी योर ब्लड प्रेशर। पल्स यानी कि आर्टीरियल एक्सपेंशन, आर्टरीज कितना एक्सपेंड हुई हैं,
वेंट्रिकुलर से ब्लड जब जा रहा है तो, और ब्लड प्रेशर में के अंदर क्या होगा कि जो आयोटा और जो बाकी अदर ब्रांचिंग आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या प्रेशर है। एक है कि उनके अंदर क्या प्रेशर है, दूसरा है कि जब उनके अंदर ब्लड जा रहा है तो वो कितना एक्सपैंड हो रही है। तो ये डिफरेंस है ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर के अंदर। अब डायस्टोल की अगर हम बात करें तो डायस्टोल की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि डायस्टोल शब्द का मतलब है जब आपकी हार्ट मसल रिलैक्स कर रही है वो आपका डायस्टोलिक फेज होता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो चैम्बर्स हैं हार्ट के उनके अंदर ब्लड आता है, यानी कि एक इंसान का जो ब्लड प्रेशर है फिर डिक्रीज हो जाता है। यानी कि हार्ट जब विश्राम कर रहा होता है तो उसके अंदर ब्लड आता है, फिल होता है। तो उस टाइम पर जब उसके अंदर ब्लड फिल होता है तो उस टाइम पर एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर कम होता है। सिस्टोल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, यानी कि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को, ये जो है ब्लड हार्ट से बाहर जाता है इनटू लार्ज ब्लड वेसल्स कौन से हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो यहाँ से ब्लड सारे ऑर्गन सारे टिश्यूज के पास में जाता है। सिस्टोल फेज में एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। चलिए, अब पल्स प्रेशर क्या है, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज पल्स प्रेशर। चलिए, अब जो हमारी पल्स का प्रेशर होता है, जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। जैसे हमारा कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, रेसिस्टेंस कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी यानी कि एक तरीके से कितना ज्यादा बिल्कुल एकदम ऐसे लिक्विड है या थोड़ा चिपचिपा है या बिल्कुल सेमी सॉलिड है, विस्कस, ठीक है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करती हैं। कार्डियक आउटपुट कितना है, यानी कि आपका हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है पंप कर पा रहा है एक मिनट के अंदर, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, कि एक मिनट में आपका हार्ट कितना काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये पल्मनरी सर्किट है, ये हमारी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मनरी आर्टरी है, दो ये और दो ये हमारी पल्मनरी वेन्स हैं, चार वी हैव डिस्कस्ड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और ये हमारी हार्ट मसल है, दिस इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। सर्कुलेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो पल्मनरी सर्किट, पल्मनरी यानी कि लंग्स का रोल प्ले है यहाँ पर। राइट वेंट्रिकल पावर्स पल्मनरी सर्कुलेशन। तो शुरू कहाँ से होती है पल्मनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से, ये है यहाँ से तो शुरू हो रही है, तो यही बात यहाँ पर बस कही गई है। कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड, वी हैव डिस्कस्ड। लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिटर्न इट टू लेफ्ट एट्रियम, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड जो है वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा वेन्स के द्वारा। ये सर्कुलेटरी पाथवे है। सिस्टमिक सर्किट, ठीक है, हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, ये हमारी आयोटा है। एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज से आप पाएंगे कि जो इंफीरियर वेना कावा है ये ब्लड को लेकर जा रही है। हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज से आप पाएंगे कि जो सुपीरियर वेना कावा है वो ब्लड को लेकर जा रही है। फिर जो आयोटा है, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रही है आयोटा, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रही है आयोटा। तो जो ऊपर की तरफ जा रही है ये हमारी है आयोटा की असेंडिंग आर्च, यानी कि हमारी आयोटा की असेंडिंग आर्च ऊपर की तरफ, यानी कि जो हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर ये ब्लड फ्लो को भेज रही हैं। एब्डोमेन लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये जो नीचे की तरफ फिर मुड़ गई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है डिसेंडिंग आर्च, ये क्या है हमारी डिसेंडिंग आर्च। चलिए, अब सिस्टमिक सर्किट बात कर चुके हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ आयोटा से इसकी शुरुआत होगी। सप्लाइज ऑल बॉडी टिश्यूज विद ऑक्सीजन एंड कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। तो यहाँ आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा, ये असेंडिंग आर्च डिसेंडिंग आर्च आयोटा की, और फिर उसके बाद वेस्ट रिमूवल सारा चीजें डीऑक्सीजनेट होकर कहाँ पर आ जाएगा, राइट एट्रियम के पास में ब्लड आ जाएगा। चलिए, सिस्टमिक सर्किट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आर्टरीज देन कैपिलरीज। तो हमारा जो है ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वी हैव डिस्कस्ड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करता है वेन्स के द्वारा कहाँ पर, राइट एट्रियम में, और ये हमारी वेन होगी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। चलिए, अब सिस्टमिक आर्टरीज एंड वेन्स, जितने भी सिस्टमिक आर्टरीज हैं वो आयोटा से कनेक्टेड है। आयोटा हमारी क्या है, बिगेस्ट आर्टरी है। आयोटा की असेंडिंग आर्च है और डिसेंडिंग सेक्शंस हैं।
याद है मैंने आपको अभी दिखाया कि असेंडिंग आर्च हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज और डिसेंडिंग आर्च जो है एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो असेंडिंग आर्च है ये ऊपर की तरफ कर्व हो जाती है हार्ट से और ये आयोटिक आर्च की तरफ जाती है। इट इज लोकेटेड ओनली इन योर चेस्ट, ये आपकी चेस्ट में लोकेटेड है। जो असेंडिंग आयोटा की आयोटिक आर्च है ये कहाँ पर है, चेस्ट के अंदर। डिसेंडिंग आयोटा जो है कर्व्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अभी डायग्राम में देखा था। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम योर चेस्ट डाउन इनटू योर बेली, आपके स्टमक तक जाती है। फिर जो डिसेंडिंग आयोटा है ये फर्दर आगे सब डिवाइडेड होती है थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होती है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ब्लड वापस आता है वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज मर्ज हो जाता है वेन्यूल्स में, देन वेन्स में रिमेंबर आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ पर ब्लड लेकर आते हैं, राइट एट्रियम में। यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम था, याद है, 4 चैम्बर्स के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लो, ये हमारी असेंडिंग आर्च है और ये हमारी डिसेंडिंग आयोटा है। ये असेंडिंग आयोटा है और ये हमारी डिसेंडिंग आयोटा है। ये थोरेसिक आयोटा है, एब्डोमिनल आयोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आप पाएंगे राइट कोरोनरी आर्टरी है हमारी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पर आप और ज्यादा इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, यानी कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है वो आपका कार्डियक आउटपुट होगा। कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक बीट में या फिर हम कहें एक स्ट्रोक में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। यू रिमेम्बर स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml अभी हमने देखा था शुरुआत के अंदर ही। तो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपकी जो भी हार्ट रेट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका कार्डियक आउटपुट 70 ml पर बीट है, हार्ट बीट 75 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5250 ml पर मिनट हमारा आ गया क्या, कार्डियक आउटपुट हमारा आ जाएगा। चलिए, अब स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट विद ईच बीट, अभी जो डिस्कस किया, हर बीट में सिंगल बीट में कितना ब्लड बाहर आएगा। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तब हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम निकल कर आती है। अब एंड डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्या है ये भी देखते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर आपका हार्ट 80 ml ब्लड हर बीट में पंप कर रहा है तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml होगी। 70 ml करता है तो 70 ml होगी, यानी कि आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर पा रहा है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो हिस्सा है ब्लड का जो कि वेंट्रिकल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जितना भी ब्लड होता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे पहले उसमें कितना ब्लड है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन फेज। एग्जाम्पल, अगर वेंट्रिकल्स 130 ml ऑफ ब्लड होल्ड करते हैं रिलैक्सेशन के टाइम पे, तो हमारी ईडीवी क्या होगी, 130 ml। रिलैक्सेशन से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड है, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है कि हमारे वेंट्रिकल्स में बिफोर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड है। दोनों में वेंट्रिकल्स की बात हो रही है। तो एंड सिस्टोलिक में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड है, अगर 50 ml ब्लड बचता है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 50 ml हो जाएगी। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next class. Thank you so much.